बच्चों आज हम लोग बिल्कुल नए चैप्टर की बात करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है एंजाइम्स। इसका क्या नाम है? एंजाइम्स नाम है। ओके, एंजाइम्स देखते हैं एंजाइम होता क्या है। ठीक है ना, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एक वर्ड कैटालिस्ट। ठीक है, एंजाइम को समझने से पहले आप लोग कैटालिस्ट को समझे। ऐसा कैटालिस्ट हम लोग किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस या ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जो कि क्या करता है, किसी भी रिएक्शन रेट को दो तरह से क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। या तो उसकी रिएक्शन रेट क्या हो जाए, हाई हो जाए, या तो क्या हो जाए, रिएक्शन रेट हाई हो जाए, या रिएक्शन रेट को क्या कर दे, लो कर दे। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, मान लो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे N2 + 3H2 इक्वल टू बनता है 2NH3। यहाँ पे हम लोग Fe को यूज़ में लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग? Fe को यूज़ में लेते हैं। Fe एक क्या है? मेटल है। Fe क्या है? एक मेटल है। ठीक है ना, मेटल है। ये Fe किसकी तरह काम कर रहा है? कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो कि इस रिएक्शन रेट को, जो कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास, किसका? अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। इस अमोनिया के फॉर्मेशन को कर देता है, इसकी रिएक्शन रेट को हाई करने का काम करता है। इसकी रिएक्शन रेट को क्या करता है? हाई करने का काम करता है। तो ये कहलाता है हमारे पास कैटालिस्ट, Fe। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि क्या कहता है, खुद अनचेंज्ड रहता है एक रिएक्शन में, खुद क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहता है। ये हमारे पास सब्सटेंस थे, ये हमारे पास क्या थे? सब्सटेंस थे। ये हमारे पास था प्रोडक्ट, ये था हमारे पास प्रोडक्ट। और खुद क्या था? ये बिल्कुल अनचेंज्ड था। ये किसी भी प्रकार से चेंज इसने नहीं किया। बस एक चीज़ चेंज की, इसने रिएक्शन रेट को कर दिया यहाँ पे हाई कर दिया, रिएक्शन रेट को कर दिया हाई कर दिया। ओके, अब ये तो हम बात कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस की, हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है ना, अब बात करते हैं हम थोड़ी सी एंजाइम की, हम लोग बात करते हैं एंजाइम की। ठीक है ना, इस कैटालिस्ट वर्ड के आगे, इसको यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट के आगे मैं एक वर्ड लगा देता हूँ यहाँ पे, क्या? बायो। कैटालिस्ट के आगे क्या लगा देता हूँ? एक वर्ड लगा देता हूँ मैं, बायो। और यहाँ से एक हमारे पास वर्ड बन के आ गया बायो कैटालिस्ट, बायो कैटालिस्ट। ठीक है ना, अब बायो का मतलब आपको पता है लिविंग होता है। बायो का मतलब आपको क्या पता है? लिविंग होता है बायो का मतलब। कैटालिस्ट का मतलब मैंने ऊपर समझा दिया है आपको। कैटालिस्ट का मतलब आपने ऊपर देख लिया। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि रिएक्शन रेट को या तो क्या कर दे, इफेक्ट कर दे। इफेक्ट का मतलब या तो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है। ठीक है ना, अब यदि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन थी, क्योंकि केमिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे, बायो का मतलब आ गया कितनी क्या होंगी, सारी की सारी रिएक्शन क्या होंगी? बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगी, बायोलॉजिकल रिएक्शन होंगी। अब बायोलॉजिकल रिएक्शन कौन सी होती है? ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर हो। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो कि किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर हो, क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल रिएक्शन कहलाएगी। ओके, क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल रिएक्शन कहलाएगी। अब बायो कैटालिस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। बायो कैटालिस्ट को ही हम क्या बोलते हैं? एंजाइम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एंजाइम ही क्या काम करता है? किसी भी रिएक्शन रेट को इफेक्ट करता है। किसी भी रिएक्शन रेट को या तो बढ़ा सकता है या उसकी रिएक्शन रेट को कम कर सकता है। ओके, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एंजाइम। और एंजाइम मोस्टली होते हैं प्रोटीनियस नेचर के। मोस्टली हम लोग बात करते हैं, मोस्टली दे आर प्रोटीनियस इन नेचर। ठीक है ना, प्रोटीनियस इन नेचर। प्रोटीन नेचर के क्या होते हैं? मोस्टली ये मिलते हैं। ओके, मोस्टली कैसे होंगे? प्रोटीन के बने हुए होंगे। ओके, तो अभी बायो कैटालिस्ट और एंजाइम की हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। एंजाइम की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि किसी भी रिएक्शन, बायोलॉजिकल रिएक्शन की या लिविंग सेल्स की बायोलॉजिकल रिएक्शन की रेट क्या कहते हैं? चेंज कहते हैं, क्या कहलाएगा? एंजाइम कहलाएगा।
और साथ ही साथ क्या होगा, एंजाइम है, प्रोटीन का बना हुआ है। प्रोटीन क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, क्योंकि कार्बन होता है इसमें, ठीक है ना। प्रोटीन किस किस के मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन जिस चीज़ में आ जाता है वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाता है। कार्बन जिस भी चीज़ में आ जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो एंजाइम की यदि डेफिनेशन की बात की जाए, डेफिनेशन की बात की जाए, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस having proteinous nature, having proteinous nature which act as biocatalyst। कैटलिस्ट आपको पता ही है, विच एक्ट एज बायो कैटालिस्ट, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था। विच एक्ट एज बायो कैटालिस्ट इन लिविंग सेल आर कॉल्ड एज एंजाइम्स, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे एंजाइम बोल देंगे। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एंजाइम बोल देंगे, ठीक है ना। अब बात की जाए सबसे पहले इसकी हिस्ट्री की, इसकी डिस्कवरी की, सबसे पहले एंजाइम को किसने खोजा था, किसने आइडेंटिफाई किया था, किसने इसको क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है ना। हम यहाँ पर तक हमने बात कर ली किसकी, डेफिनेशन की। फिर आती है बात किसकी, हिस्ट्री ऑफ एंजाइम। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम, ओके। हिस्ट्री ऑफ एंजाइम की यदि बात की जाए, ठीक है ना, एंजाइम को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस। बर्जीलियस 1835। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोकैटालिस्ट। अभी क्या बोला है, इन्हें कैटालिस्ट बोला है, बायोकैटालिस्ट बोला है, क्योंकि लिविंग सेल्स के अंदर चल रहे थे, ठीक है ना। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, बुकनर। क्या आए थे, बुकनर आए थे। बुकनर ने क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। डिस्कवर किया था एक ईस्ट कोशिका होती है, ईस्ट सेल होती है, जो कि एक फंजाई है, ठीक है ना। ईस्ट एक फंजाई होती है, आपने 11th में पढ़ा भी हुआ है इसको, जो कि ब्रेड वगैरह बेकरी इंडस्ट्रीज में काम आती है। ईस्ट से एक एंजाइम था जाइमेज, जाइमेज को क्या किया था इसने, सबसे पहले देखा था, कॉम्प्लेक्स के रूप में देखा था। एडवर्ड बुकनर या बुकनर discovered an enzyme. Buchner discovered an enzyme complex named zymase in yeast cell। ये क्या होती है, एक फंजाई होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, फंजाई होती है। अब एक साइंटिस्ट आए थे कुहने, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट आए थे कुहने ने क्या किया था, ये एंजाइम जो वर्ल्ड था इसको दिया था, इसकी टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था कुहने 1878 फर्स्ट टाइम यूज्ड द टर्म एंजाइम, ठीक है ना। कुहने ने क्या किया था, सबसे पहले इस टर्म को सबसे पहले यूज़ किया था। फिर एक साइंटिस्ट आए थे सुमनर 1926 में। इन्होंने क्या किया था, यूरिएज जो एंजाइम था,
ठीक है ना। यूरिया का जो फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यूरिया के फॉर्मेशन में जो हेल्प करता है यूरिएज एंजाइम, इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, सबसे पहले इसको छान के देखा था फिल्ट्रेट के रूप में सुमनर 1926 was first to crystallize the pure form of urease enzyme, pure form of urease एंजाइम, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया था, इसको क्रिस्टलाइज करने का काम किया था। हमने अभी बात की बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे, इसने सबसे पहले बायो कैटालिस्ट के रूप में 1835 में इसको आइडेंटिफाई किया था। फिर एक साइंटिस्ट आए थे बुकनर, इन्होंने ईच सेल में जाइमेज एंजाइम को क्या किया था, जाइमेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स को खोजा था। फिर एक साइंटिस्ट आए थे कोहने ने क्या किया था, टर्म दी थी, क्या एंजाइम टर्म दी थी, सबसे पहले एंजाइम कहा था। फिर एक साइंटिस्ट आए थे सुमनर ने क्या किया था, इनको क्रिस्टलाइज फॉर्म में सबसे पहले लिया था 1926 में। 1926 में क्या किया था, इसको क्रिस्टलाइज फॉर्म में लिया था। पहले हमने बात की थी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड लगाया हुआ है मोस्टली, ज़्यादातर एंजाइम क्या होंगे, प्रोटीनियस नेचर के होंगे। लेकिन एक अल्टमान ने जो आरएनए के लिए एंजाइम होता है, आरएनए के लिए एंजाइम होता है, ठीक है ना, आरएनए रेप्लिकेशन में जो हेल्प करता है राइबोजाइम, उसको सबसे पहले देखा था, डिस्कवर किया था। वो क्या था, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम था, ठीक है ना। वो क्या था, दो एरो लगा दिए मैंने। नॉन प्रोटीनियस मतलब बिना प्रोटीन का बना हुआ था, नॉन प्रोटीनियस एंजाइम, कैटालाइटिक मॉलिक्यूल ऑफ RNA was first discovered by T. Catch and Altman and called राइबोजाइम, ठीक है ना। क्या बोला था इसे, राइबोजाइम बोला था। अभी हमने यहाँ तक देख लिया था, हमने क्या बोला है, एक साइंटिस्ट थे कैच और अल्टमान, इन्होंने रेप्लिकेशन में, आरएनए के रेप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन में एक एंजाइम हेल्प करता है, उस एंजाइम को इन्होंने नाम दिया राइबोजाइम। राइबो शब्द कहाँ से लिया इन्होंने, आरएनए से, क्योंकि राइबोज शुगर किसमें पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है, ठीक है ना। राइबोजाइम इसलिए यूज़ में लिया था, ठीक है ना। ये क्या था, नॉन प्रोटीनियस नेचर का था, ये क्या था, एंजाइम नॉन प्रोटीनियस नेचर का पाया जाता है। फिर बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम की बात आती है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं। आज हमने बात की है किसकी, एंजाइम की हम लोग बात कर रहे थे। एंजाइम को समझने से पहले सबसे पहले हमने समझा है किसको, कैटालिस्ट को। सबसे पहले हमने समझा है किसको, कैटालिस्ट को समझा है। इसका काम क्या था, कैटालिस्ट का काम क्या था, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को, ठीक है ना, क्या कर दे, या तो बढ़ा दे या कम कर दे, बढ़ाएगा तो रिएक्शन रेट बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं जो सबस्ट्रेट होता है उसकी, सबस्ट्रेट की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, सबस्ट्रेट जल्दी एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा। सबस्ट्रेट क्या होगा, जल्दी एक्टिवेट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। और यदि उसकी
रिएक्शन रेट को कम कर रहा है तो उसकी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एक्टिवेशन एनर्जी को ये बढ़ा देगा, इससे क्या हो जाएगा, उसकी रिएक्शन रेट लॉ हो जाएगी। इसकी रिएक्शन रेट क्या हो जाएगी, लॉ हो जाएगी। ठीक है, यही सब कुछ अगर एक लिविंग सेल के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाए, यही सब कुछ अगर एक लिविंग सेल के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर पाया जाएगा तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, बायो कैटालिस्ट बोल सकते हैं, या इसको एंजाइम बोला जा सकता है। बायो कैटालिस्ट बोल सकते हैं, एंजाइम इसको बोला जा सकता है, जिसको हमने यहाँ देखा है। इसको हमने डिस्कवरी देख ली। और इसका एक स्पेशल टाइप था राइबोजाइम, इसका एक स्पेशल टाइप है हमारे पास राइबोजाइम, उसको देख लिया हमने। ये किस प्रकार से पाया जाएगा, ये किस प्रकार से पाया जाएगा, इसको देख लिया है कि ये नॉन प्रोटीनियस नेचर का होता है। ये क्या होगा, नॉन प्रोटीनियस नेचर का होगा। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।